हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी एक प्लानिंग फेज में है और इनका प्लानिंग इतना तगड़ा है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर वो एक ही झटके में छीनने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें, अगर आप फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वो भी मार्केट के लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, तो उसके लिए आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। और लर्निंग कम्युनिटी का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी कंपनी के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेस है, यानी बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं और ऐसे कंपनीज मार्केट शेयर या मार्केट को कैप्चर करने के लिए ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ब्लिट्सक्रीग का यहां पर मतलब है लाइटनिंग वॉर, और इस स्ट्रेटेजी को जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस्तेमाल करता था। यानी यहां पर बहुत ज्यादा टाइम जो है वो प्लानिंग के ऊपर स्पेंड किया जाता था और उसके बाद उस प्लान को प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट करके जो बैटल है या जो लड़ाई है उसको कम समय में और कम कॉस्ट के साथ जीतने के लिए कोशिश किया जाता था। और इसको वन ऑफ द इफेक्टिव वॉर स्ट्रेटेजीज में भी गिना जाता है, जिसको आज के टाइम में बिजनेसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में भी गोल यही होता है कि कम समय में कम कॉस्ट के साथ वो मार्केट शेयर को कैप्चर करे और लड़ाई जीत जाए। और इसीलिए जो कंपनीज एक्सप्लोसिव ग्रोथ को टारगेट करते हैं वो इस ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी को एक मॉडिफाइड वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। और अभी जिस कंपनी को हम स्टडी करने वाले हैं उसके ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी में 6 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर होगा एग्रेसिव प्राइसिंग का, यानी जब भी वो अपना सर्विस लॉन्च करेगा तो वो इधर लो कॉस्ट सर्विस लॉन्च करेगा, नहीं तो वो सर्विस फ्री में दे देगा, जिसकी मदद से वो एक बहुत ही छोटे टाइम में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स का, जहां पर ये कंपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होता है उसकी मदद से कौन से कस्टमर को कौन सा सर्विस चाहिए और उस कस्टमर को एक्वायर करने का जो कॉस्ट है उसको प्रिसाइजली टारगेट करके बहुत मिनिमम कॉस्ट पे वो अपने सर्विस को उस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है और उस कस्टमर को एक्वायर कर सकता है। और उसके बाद तीसरा फैक्टर है ये अपने सर्विसेज को बंडल करता है, यानी ये कंपनी अपने कई सारे सर्विसेज को एक पैकेज में डाल के, एक बंडल में डाल के एक कॉम्प्रहेंसिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि यूजर्स हमेशा इस इकोसिस्टम में एंगेज रहे। यानी ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे, डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करेंगे, लोन भी प्रोवाइड करेंगे, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो भी बताएंगे, म्यूचुअल फंड्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट कार्ड चाहिए क्रेडिट कार्ड भी देंगे, लोन चाहिए घर के लिए लोन भी देंगे, गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए वो भी देंगे। तो ये कंपनी हर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनरशिप्स और एक्विजिशन का, जहां पर यह कंपनी अपने सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहा है और एक्विजिशंस कर रहा है। और नेक्स्ट फैक्टर है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि देखिए यूजर्स एक्वायर करने के बाद यूजर्स को रिटेन करना और उसके ऊपर यूजर बेस को एक्सपैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए कस्टमर सर्विस जो है वो एक्सीलेंट होना पड़ेगा और यूजर एक्सपीरियंस सीमलेस होना पड़ेगा। एंड फॉर दैट रीजन ये कंपनी अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और इसको जितना हो सकता है उतना स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो अंडर डिजर्व्ड एरियाज है या रूरल मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वहां पर अभी कंपटीशन लिमिटेड है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सो आई होप अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने कंपनी का नाम गेस कर ही लिया होगा, एंड दैट कंपनी इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो अभी ये नाम सुनने के बाद इमीडिएटली कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो, इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2,16,000 करोड़ के आसपास है और इसका पी रेशियो अराउंड 137 के आसपास है। तो यहाँ पर ग्रोथ होगा भी तो कितना हो सकता है। सो अभी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आखिर करना क्या चाहता है और उसका आउटकम क्या हो सकता है और उसकी वजह से उसको मार्केट शेयर कैसे मिल सकता है। अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो अभी ये जो स्टॉक पीई और मार्केट कैप वाला जो क्वेश्चंस है वो अपने आप ही उस प्रोसेस में आंसर हो सकते हैं। और हाँ, ऐसे रिसर्च बनाने के लिए हमें मिनिमम 15 आवर्स टू 40 आवर्स का टाइम लगता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आज जो आप वीडियो देख रहे हो उसका प्रिपरेशन हम 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू कर देते हैं। और ऐसे जेन्युइन एफर्ट्स के लिए अगर आप हमें थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए अगर आप हमें एनकरेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वी ऑलरेडी नो दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज टारगेटिंग फॉर एक्सप्लोसिव ग्रोथ। और ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है इसके लिए उनका ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी क्या है? उनका स्ट्रेटेजी ये है कि वो सबसे पहले इंडस्ट्री के चैलेंजेस को समझ रहे हैं और वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के साथ एंटर हो रहे हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े मार्केट को एक छोटे टाइम में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिलायंस ने इसी स्ट्रेटेजी को टेलीकॉम में भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि जब जियो लॉन्च हुआ था तो उस टाइम आपको याद होगा कि लोग डेटा के जो प्राइसेस है उससे बहुत परेशान थे और जियो ने इसी हाई डेटा प्राइसेस या हाई इंटरनेट प्राइसेस का सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने डेटा को फ्री में दे दिया इनिशियली टू कैप्चर द मार्केट। और आज के टाइम में उनके पास टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो अभी अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें तो उनका इंडस्ट्री मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा कौन सा चैलेंजेस है
जिसका सोल्यूशन निकाल के वो इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्लान कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो लोन बिजनेस है। और लोन बिजनेस में भी ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स का जो बिजनेस है वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत सारे लोगों को चाहिए, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन्स देने वाली जो कंपनीज है वो लिमिटेड है। एंड ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम बैंक्स जो है वहां पर तो अनसिक्योर्ड लोन मिलना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए एनबीएफसीज के पास जाते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, वगैरह वगैरह। तो अभी ये जो एनबीएफसी सेक्टर है या एनबीएफसी इंडस्ट्री है, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरेस्ट रेट या ईएमआई का कॉस्ट। यानी यहाँ पर जो भी लोन लेने के लिए आता है वो सबसे पहले यही चेक करता है कि ये कौन से इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं और इसकी वजह से इनका ईएमआई कितना आएगा। और लोग उसी एनबीएफसी से लोन लेते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट बाकियों के कंपैरिजन में कम है और जहां पर ईएमआई का कॉस्ट सबसे सस्ता आ रहा है। तो अभी अगर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको अगर रिड्यूस करना है तो एनबीएफसीज को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और इन चैलेंजेस को जियो कैसे सॉल्व करना चाहता है उसको हम सेपरेटली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एनबीएफसीज की बात करें, अगर वो अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? तो अभी एनबीएफसी के बिजनेस क्या है? कम इंटरेस्ट पे पैसा लेना है जो कि होगा उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देना है और वहां पर जो कमाई होता है वो होता है उनका अर्निंग्स ऑन इंटरेस्ट। तो अभी अगर एनबीएफसीज को कम इंटरेस्ट पे लोन देना है तो सबसे पहले वो जो पैसा ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट कम करना होगा, यानी उन्हें अपना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम करना होगा। और अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा तो उनके पास ऑटोमेटिकली कम इंटरेस्ट पे लोन देने का भी स्कोप है वो बढ़ जाएगा। तो अभी ये जो एनबीएफसीज पैसा बोरो करते हैं और उसके ऊपर इन्हें जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आता है उसे एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है और वो फैक्टर है आरबीआई का रेपो रेट, या जिसको बहुत लोग इन जनरल आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बुलाते हैं। और ये फैक्टर इसीलिए बहुत बड़ा है क्योंकि एनबीएफसीज के पास जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स है वो है बोरोइंग्स, यानी एनबीएफसीज के पास जो भी पैसा आता है उन्हें वो मेनली बैंक से बोरो करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद वो लोगों से डिपॉजिट्स भी लेते हैं और ऐसे और भी कई सारे सोर्सेस है, लेकिन मेन सोर्स क्या है? बैंक से वो पैसा लोन पे लेते हैं। तो अभी अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन के ऊपर इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, जिसकी वजह से एनबीएफसीज का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है और उसके साथ साथ इन्हें डिपॉजिट्स के ऊपर भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और उसी तरीके से अगर आरबीआई का रेपो रेट कम होता है तो उसी के अकॉर्डिंग इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा या घटाएगा उससे इन्हें स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूरे इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है और जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूरे इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो पूरे बैटल ग्राउंड को इवन आउट कर देता है, यानी सबके लिए समान बना देता है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी एनबीएफसीज बैंक से पैसा बोरो करते हैं, अगर उन पैसों के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है अगर उसको आरबीआई का रेपो रेट इन्फ्लुएंस करता है तो यहां पर जो एनबीएफसीज होते हैं वो अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को सिग्निफिकेंटली कट करे उसका चांसेस बहुत ही कम होता है। यानी थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मैसिव तरीके से कम हो उसके चांसेस बहुत ही कम है। तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बजाज फाइनेंस का बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूं। और बजाज फाइनेंस अभी इंडिया का टॉप एनबीएफसी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस के पास टोटल लायबिलिटी अराउंड 3,75,000 करोड़ के आसपास है और उसमें से 124 करोड़ इनके इक्विटी कैपिटल है, अराउंड 76,200 करोड़ इनके रिजर्व्स है। रिजर्व्स यानी कंपनी ने जो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा कमाया है और उन प्रॉफिट्स को कंपनी में रिटेन किया है वो हमें रिजर्व्स में दिखेंगे। और उसके बाद कंपनी ने जो बोरोइंग्स किया है, यानी बैंक से जो उन्होंने लोन लिया है, लोगों से उन्होंने जो डिपॉजिट लिया है, वो अराउंड 2,93,000 करोड़ के आसपास है और अदर लायबिलिटीज में अराउंड 5,000 to 6,000 करोड़ रुपीस है। यानी अभी बजाज फाइनेंस के पास जो 78% ऑफ द टोटल लायबिलिटी है वो बोरोइंग्स है। और बोरोइंग्स के ऊपर क्या है, इन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है वो डिपेंड करेगा आरबीआई के रेपो रेट के ऊपर, जिसकी वजह से इनके पास जो 78% ऑफ द लायबिलिटी है उसके ऊपर इन्हें जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ रहा है उसे कम करने के लिए बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज के पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। और अगर एनबीएफसीज अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो वो लोन देते हैं हायर इंटरेस्ट पे, उस इंटरेस्ट को भी वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए एनबीएफसी इंडस्ट्री में ये चैलेंज परसिस्ट कर रहा है कि कोई भी एनबीएफसी लोअर इंटरेस्ट पे लोन देके इंडस्ट्री में कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। तो इसके बाद अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी एनबीएफसी इंडस्ट्री में ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का चैलेंज है, इस चैलेंज को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे सॉल्व कर सकता है और उसकी मदद से वो कैसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है। चलिए अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है, वो बोरोइंग नहीं कर रहा है, यानी वो पैसे लोन पे नहीं ले रहा है, पैसे उधारी पे नहीं ले रहा है, बल्कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है, वो कैपिटल को रेज कर रहा है। यानी अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टर्स को बुला रहा है और वो कैसे मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, उनका विजन क्या है वो उन्हें बता रहा है। और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो कंपनी को पैसे दे रहे हैं और कंपनी में शेयर्स
खरीद रहे हैं या कंपनी में स्टेक खरीद रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास जो लायबिलिटीज है उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ द पैसा है उसके ऊपर इन्हें ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट अभी जीरो के बराबर है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्हें एक अर्ली एंट्री एडवांटेज मिल जाएगा। यानी अगर कल मान लीजिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी मार्केट में आता है और ये बोल देता है कि हम सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास जाएंगे, क्योंकि लोगों को भी क्या चाहिए, उन्हें लोअर इंटरेस्ट चाहिए और उनका ईएमआई कम होना चाहिए। और इसकी मदद से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर सकता है, वो एक बहुत ही छोटे टाइम में एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर कर सकता है। जिस तरीके से जियो टेलीकॉम ने 2015 और 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री के मार्केट शेयर को कैप्चर किया था। और एक बार इनके पास एक साइजेबल मार्केट आ जाएगा और एक बहुत बड़ा मार्केट एक कैप्चर कर लेगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये भी बाकी एनबीएफसीज की तरह एक्सपेंशन करने के लिए बोरोइंग्स करेगा और अपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और उसके बाद ये स्लोली ये जो बाकी एनबीएफसीज का जो बिजनेस है उसमें ट्रांजिशन कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़े मार्केट शेयर की वजह से ये एनबीएफसी इंडस्ट्री में एक वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑलरेडी बन चुका होगा। और ऐसा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो दैट, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरीके का प्रिपरेशन हो रहा है एट बैलेंस शीट लेवल, उसको देख के तो यही लग रहा है कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो जियो टेलीकॉम की तरह पहले सस्ते सर्विसेज के साथ एंटर करेगा, मार्केट को कैप्चर करेगा, मार्केट लीडर बनेगा और उसके बाद कॉस्ट बढ़ाएगा। और कॉस्ट बढ़ाने के बाद जिस तरीके से बाकी एनबीएफसीज खेल रहे हैं उसी तरीके से ये भी इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल तरीके से खेलेगा, जैसे अभी जियो टेलीकॉम भी कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये सुनने में इम्पॉसिबल लग सकता है और ये बहुत लोगों को प्रैक्टिकल भी नहीं लग सकता है, लेकिन जिस तरीके का प्रिपरेशन अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहा है वो तो अभी यही हिंट कर रहा है। क्योंकि अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बैलेंस शीट देखेंगे तो इसके रिजर्व्स में 1,32,794 करोड़ रुपीस है। यानी अभी इनके बैलेंस शीट में जो भी 92% ऑफ द लायबिलिटीज है उसके ऊपर इन्हें जीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या इसके ऊपर इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो जीरो है। और इस बैलेंस शीट के साथ अगर वो अभी लोन मार्केट में एंटर करेंगे या एनबीएफसी मार्केट में एंटर करेंगे तो उनके पास ऑटोमेटिकली सस्ते दाम पे लोन्स देने का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और इतना बड़ा एडवांटेज होने के बाद भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रिपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये प्रिपरेशन जारी है और ये अपना जो वॉर चेस्ट है इसको और भी ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि रिसेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ये परमिशन मिल गया है कि वो अप टू 49% स्टेक बेच के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रेज कर सकते हैं। और जिस दिन ये न्यूज आया था तो मैंने उसी दिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे एक डिटेल्ड स्टडी भी पोस्ट किया था। आई होप आपने वो स्टडी देखा होगा। और जो मार्केट के रिलेटेड क्विक अपडेट्स होते हैं उसको हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे इमीडिएटली शेयर कर देते हैं। और ऐसे अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं और अगर आप शॉर्ट टेक्निकल स्टडी और फंडामेंटल स्टडी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों चैनल्स का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो अभी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का लिमिट 49% तक बढ़ गया है तो इसकी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एडवांटेज क्या मिलेगा। तो देखिए प्रेजेंटली इस कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अराउंड 17.55% स्टेक होल्ड करते हैं। और अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स का लिमिट 49% तक बढ़ाया गया है, तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास एडिशनल 31.45% स्टेक बेच के अप टू 65,000 करोड़ रुपीस रेज करने का ऑप्शन है एट प्रेजेंट मार्केट कैप। और जैसा कि अभी हमने इनके बैलेंस शीट में देखा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास अप टू 1,33,000 करोड़ रुपीस तक का पैसा है, जिसके ऊपर इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जीरो है। तो अभी अगर मान लीजिए ये बाकी 31.45% स्टेक बेच के एडिशनल 65,000 करोड़ रुपीस का फंड्स रेज करते हैं एट प्रेजेंट वैल्यूएशन, तो इनके पास अभी जो इन्वेस्टमेंट पाइल है या जो लायबिलिटी है या जो पैसा है जिसके ऊपर इन्हें जीरो इंटरेस्ट पे करना है, वो पाइल ऑफ कैश बढ़ के 1,98,200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी आप मान लीजिए अप टू 2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा। तो अभी आप सोच के देखिए कि एक ऐसा एनबीएफसी जिसके पास 2 लाख करोड़ रुपए है लोन्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इन 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर इन्हें जीरो इंटरेस्ट पे करना है, यानी इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसके ऊपर जीरो है या ऑलमोस्ट जीरो है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एनबीएफसी मार्केट में कितने लोअर इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं और अपने कंपटीशन को किस तरीके से मार मार के पीट पीट के खत्म कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन दैट। तो ये बात सुनने के बाद सबसे पहले तो जो बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में एक नया फियर अनलॉक होगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हम सब सुन रहे थे कि बैटलफील्ड में कुंभकर्ण आने वाला है और अगर कुंभकर्ण एक पांव रखेगा तो उसके नीचे हजारों वानर दब के मर जाएंगे, कुंभकर्ण एक ही झटके में हजारों वानरों को खा जाएगा। ये स्टोरी हम बहुत टाइम से सुन रहे थे और उस टाइम इन्वेस्टर्स को थोड़ा थोड़ा डर इसीलिए भी लग रहा था क्योंकि उन्होंने ये 2015 और 16 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में होते हुए देखा भी था। लेकिन यहां पर हमें यह भी समझना होगा कि जस्ट बिकॉज अ कुंभकर्ण इज कमिंग नोबडी विल बी एबल टू डिफीट हिम, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस टाइम एयरटेल खड़ा हुआ, एयरटेल वाज
स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट एंड कम्पीट अगेंस्ट जियो टेलीकॉम। और 2015 के बाद से एयरटेल का जो शेयर है वो मोर देन 423% से भी ज्यादा बढ़ा भी है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस या बजाज ग्रुप भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। दे हैव बीन इन द एनबीएफसी इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे आर द नंबर 1 प्लेयर। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिस तरीके का स्ट्रेंथ एयरटेल ने दिखाया था, चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि उसी तरीके का स्ट्रेंथ बजाज फाइनेंस भी दिखाए, क्योंकि एक कुंभकर्ण जो है वो इनविंसिबल नहीं है। कुंभकर्ण इज ऑल्सो वल्नरेबल और उसको फेस करने की जो ताकत है, आई थिंक मेनी एनबीएफसीज कैरी इट, और उसमें टॉप लिस्ट पे बजाज फाइनेंस है बिकॉज राइट नाउ दे आर द नंबर 1 प्लेयर। बट हैविंग सेड दैट, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दिस विल नॉट स्टॉप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम कैप्चरिंग द मार्केट इफ दे एग्जीक्यूट देयर प्लान प्रिसाइजली एंड प्रॉपरली। क्योंकि एयरटेल भी एक टाइम पे नंबर 1 ही था, लेकिन उसके बावजूद भी दे कुडंट स्टॉप जियो टेलीकॉम फ्रॉम कैप्चरिंग अ बिग शेयर ऑफ द मार्केट। क्योंकि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, बट अभी जो प्रिपरेशंस वो कर रहे हैं वो यही हिंट कर रहे हैं कि व्हेन दे एंटर द एनबीएफसी मार्केट, वो पहले तो लो कॉस्ट लोन्स ऑफर करेंगे, मार्केट को कैप्चर करेंगे, और एक बार वो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स बन जाएंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो फिर से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और बाकी एनबीएफसीज जितने इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं वो भी उतने इंटरेस्ट पे ही लोन देना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स है उनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, जो मोस्टली एनबीएफसीज है। क्योंकि अगर किसी को अनसिक्योर्ड लोन चाहिए होता है तो वो एनबीएफसी के पास ही जाता है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम बैंक्स है वहां पर उन्हें अनसिक्योर्ड लोन्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसी रीजन की वजह से ही वो एनबीएफसीज में हायर इंटरेस्ट रेट पे दे टेक अ लोन। और अगर यही अनसिक्योर्ड लोन बैंक्स में मिल रहा है और वो भी लोअर इंटरेस्ट पे, तो कोई एनबीएफसी के पास क्यों जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ये जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग बिजनेस है उसके ऊपर, और वहां पर स्पेसिफिकली जो छोटे प्लेयर्स है जो हाई रिस्क पे हायर इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दे रहे हैं, उनके ऊपर आई थिंक ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंपैक्ट है वो ज्यादा पड़ सकता है। इसका भी एक मेजर रीजन है, और वो मेजर रीजन ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से वो कस्टमर्स को प्रिसाइजली टारगेट कर सकता है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो जियो टेलीकॉम का डेटा उनके पास है, और जियो टेलीकॉम के जो डेटा है उसकी मदद से वो लो रिस्क कस्टमर्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, जिनका प्रोबेबिलिटी लोन वापस पे करने का ज्यादा है। और ऐसे कस्टमर्स को फिल्टर आउट करने का जो कॉस्ट है उनके लिए सस्ता भी है, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी जो जियो प्लेटफॉर्म का जो डेटा एनालिटिक्स पावर है वो उन्हें ऑटोमेटिकली मिल रहा है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट कंपनी। और यहीं पर जो बाकी के जो छोटे अनसिक्योर्ड लोन्स देने वाले एनबीएफसीज हैं उन पे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये मार्केट से ये जो लो रिस्क कस्टमर्स है उनको फिल्टर आउट करके उनको लोन्स दे रहे हैं, एंड दैट टू एट अ मास लेवल, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट में जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं जिनका लोन वापस लौटाने का प्रोबेबिलिटी कम है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और अगर ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करके जो छोटे एनबीएफसीज है अगर वो रिस्की लोन्स देंगे हायर इंटरेस्ट पे, तो वहां पर डिफॉल्ट्स के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे, और अगर डिफॉल्ट ज्यादा होंगे तो ये जो छोटे एनबीएफसीज है उनका प्रोविजंस बढ़ सकता है, उनके प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, या वर्स्ट केस में उन्हें लॉसेस भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट कैन कॉज डैमेज टू स्मॉल एनबीएफसी कंपनीज। और इसमें अगर आप चाहे तो ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स है और ये जो स्मॉल एनबीएफसीज है या स्मॉल बैंक्स है, इन्हें भी इंक्लूड करके उन्हें साथ में एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंपनीज भी ज्यादा से ज्यादा स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अभी रिसेंटली जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं वो भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फेवर में बिग टाइम काम कर रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर नवंबर में आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसीज का जो क्रेडिट एक्सपोजर है उसके ऊपर जो रिस्क वेट है उसको बढ़ा के 125% कर दिया था, जिसकी वजह से अभी एनबीएफसीज को बफर कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट इनकम कम हो रहा था, यानी बेसिकली इनका मार्जिन कम हो रहा था। और यहाँ पर मार्जिन कम होता है तो लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देने का जो स्कोप है वो और भी ज्यादा कम हो रहा है, जो एक्चुअली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि अभी एनबीएफसीज के पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिग्निफिकेंटली कम करने का स्कोप बहुत ही कम है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो इसकी वजह से अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कम इंटरेस्ट पे लोन देने आएगा तो उसके पास तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल जाएगा। एंड फाइनली अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो मैनी ऑलरेडी नो इट्स एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अभी तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना बिजनेस पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं किया है, तो इसीलिए हम कितने एक्सटेंट तक पी रेशियो के बेसिस पे इसका वैल्यूएशन जज कर सकते हैं आई एम नॉट श्योर। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो प्रेजेंटली बजाज फाइनेंस का जो बुक वैल्यू है वो अराउंड 1223 रुपीज के आसपास है, और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अराउंड 5.77 के आसपास है। लेकिन वही अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बुक वैल्यू देखेंगे तो वो अराउंड 219 रुपीज के आसपास है, और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू मात्र 1.52 है। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू आने वाले टाइम में और भी कम हो सकता है या और भी सस्ता हो सकता है, बिकॉज अभी इनके पास जो ये ऑप्शन मिल गया है अप टू 49% तक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रेज कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो इनका जो बुक वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो और भी सस्ता हो सकता है। एंड फाइनली, और अगर आप अपने स्टॉक मार्केट नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए
कंसिडर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट आप 1 महीने के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, जिसे आप अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल और इन्वेस्टिंग नॉलेज में डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नोटिस करेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।